हेलो गाइस, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पार्ट 14 पढ़ेंगे। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेयरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, बेयरिंग मटेरियल्स किस तरह से बनते हैं, बेयरिंग मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेयरिंग मटेरियल के क्या यूजेस हैं और बेयरिंग मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम लोग बेयरिंग मटेरियल का ये पूरा वीडियो देखेंगे। तो हम लोग बेयरिंग मटेरियल किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल का जो चैप्टर 1 है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसी का एक पार्ट है हमारा बेयरिंग मटेरियल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये पार्ट है बेयरिंग मटेरियल्स। तो आज हम लोग बेयरिंग मटेरियल्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेयरिंग मटेरियल्स होते क्या हैं। तो बेयरिंग्स आर यूज्ड टू सपोर्ट मूविंग शाफ्ट एंड स्पिंडल्स ऑफ मशीन्स। तो आप लोग देखते होंगे कि कई सारे साइकिल्स या काफ़ी सारे मशीन्स में जो शाफ्ट और स्पिंडल्स लगे होते हैं, उनको मूव करने के लिए उनमें क्या होता है, हमारा एक बेयरिंग का यूज़ हो जाता रहता है, जिसके अंदर गोलियां रहती हैं और जो लिब्रिकेंट रहता है और जो क्या करता है, मूव होने के लिए फ्री रहता है, जिसके साथ कोई शाफ्ट या स्पिंडल जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो शाफ्ट और स्पिंडल को मूव करने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। तो ये वही चीज़ हमारी क्या होती है, बेयरिंग्स होती है। और बेयरिंग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन लीनियर और सर्कुलर मोशन अगेंस्ट ईच अदर। तो बेयरिंग मटेरियल्स का दूसरा हमारा मेन यूज़ क्या है कि वो फ्रिक्शन को कम करता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो दो ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी हो सकती है, जैसे कि स्पिंडल और कुछ भी यूज जो हमारा बेयरिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच फ्रिक्शन को कम करती है, जिसकी वजह से वो आसानी से उसके बीच में मूव कर सकती है, बेयरिंग से मूव कर सकती है, उसको उसको सपोर्ट देगी। शाफ्ट और स्पिंडल जैसे मशीन जो होते हैं जिसमें बेयरिंग्स लगे होते हैं, उनको मूव करने के लिए वो उसको सपोर्ट देती है, और ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करती है। टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन लीनियर और सर्कुलर मोशन अगेंस्ट ईच अदर। तो वो लीनियर और सर्कुलर भी हो सकते हैं, और वो एक दूसरे के अगेंस्ट ईच अदर क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेयरिंग्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेयरिंग्स में सबसे पहला है हमारे पास कि लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि बेयरिंग जो होना चाहिए वो उसमें जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो कम होना चाहिए, यानी इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होनी चाहिए। दूसरा है रेजिस्टेंस टू वियर, वो जो भार है, जो वियर है, जो भार सहने का जो उसका ताकत है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वियर को वो रजिस्ट करना चाहिए। तीसरा है हमारे पास हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर वो भी ज़्यादा होना चाहिए। चौथा है प्लास्टिसिटी टू एडजस्ट द बियरिंग टू द शाफ्ट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली। प्लास्टिसिटी मतलब क्या, प्लास्टिसिटी मतलब वो प्लास्टिसिटी प्लास्टिक रूप में, प्लास्टिसिटी टू एडजस्ट द बियरिंग टू द शाफ्ट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली। तो जो बियरिंग होगा उसके अंदर प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक रूप में वो बियरिंग को क्या करेगा, बियरिंग से शाफ्ट को जोड़ने में मदद करेगा, एडजस्ट करने में मदद करेगा प्लास्टिसिटी के फॉर्म में, एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली, और वो पूरे जो लोड है जो बेयरिंग पे पड़ रहा है वो पूरा यूनिफॉर्मली क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बांट देगा। पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग का बियरिंग का वो है इट शुड हैव सफिशिएंट मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सफिशिएंट होना चाहिए। सिक्स्थ हमारा प्रॉपर्टी है वो है इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होना चाहिए। सेवंथ हमारे पास इट शुड हैव गुड कास्टिंग क्वालिटीज, इसके अंदर गुस्ट जो इसका जो कास्टिंग क्वालिटीज है वो भी अच्छा होना चाहिए हमारे बेयरिंग्स का। एट्थ प्रॉपर्टीज है इट शुड हैव मिनिमम स्ट्रिंकेज आफ्टर कास्टिंग, तो ये बहुत ही कम हमारा जो है स्ट्रिंक होना चाहिए कास्टिंग के बाद, इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। नौवा हमारा प्रॉपर्टी जो है वो है इट शुड हैव नॉन क्रोजिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो क्रोजिव प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जल्दी क्रोजन नहीं होना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। इट शुड भी इकोनॉमिकल इन कॉस्ट, और ये कॉस्ट में भी इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, वो इकोनॉमी के अंडर आना चाहिए, मतलब जो हमारा सफिशियंट अमाउंट है, सफिशियंट कॉस्ट है वो होना चाहिए इसका। यहाँ लिखा गया है एनी प्योर मेटल्स डू नॉट हैव ऑल डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, सो एलॉयज ऑफ टू और मोर मेटल्स आर यूज्ड एज बेयरिंग मटेरियल। तो हम लोग जैसे भी कोई प्योर मेटल्स लेते हैं तो उनमें वो हर प्रॉपर्टीज नहीं होती है जो हम लोग ऊपर लिखे हैं, जो बेयरिंग मटेरियल होने के लिए जरूरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ प्योर मेटल में हम लोग को नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग अलॉय का यूज़ करते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है, जो अलॉयज होता है, उसका यूज़ हम लोग बेयरिंग मटेरियल बनाने में करते हैं। ए बेयरिंग मटेरियल कंसिस्ट ऑफ हार्ड पार्टिकल्स एम्बेडेड इन सॉफ्ट मैट्रिक्स, तो एक बेयरिंग मटेरियल में हार्ड पार्टिकल्स का सॉफ्ट मैट्रिक्स के रूप में एम्बेडेड होता है। द सॉफ्ट मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली, और जो सॉफ्ट मैट्रिक होता है वही जो लोड है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है।
अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेयरिंग के यहाँ पे 3 टाइप्स लिखे गए हैं। पहला है रेडियल बेयरिंग, दूसरा है एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेयरिंग, तीसरा है एक्सियल बेयरिंग। रेडियल बेयरिंग मतलब क्या? यूज टू विथस्टैंड फोर्स विद परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो रेडियल बेयरिंग वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर लगता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है, तो वहाँ पर रेडियल बेयरिंग का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बेयरिंग है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेयरिंग क्या होता है? यानी इसमें परपेंडिकुलर भी लगता है और एक्सियल लोड भी लगता है। तो यानी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर भी फोर्स लग रहा है बेयरिंग पे और एक्सियल लोड भी यहाँ पर लग रहा है। एक्सियल बेयरिंग क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्सेस लगते हैं। जैसे यहाँ पर इस बेयरिंग में सिर्फ एक्सियल फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये एक्सियल बेयरिंग हुआ। तो ये हमारे पास टाइप्स हो गए हैं, रेडियल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेयरिंग और तीसरा एक्सियल बेयरिंग। टाइप्स ऑफ रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग, यानी कि जो हमारा बेयरिंग होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। जो उनके अंदर जो एलिमेंट लगे रहते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी सारे जो हमारे साइकिल्स वगैरह में जो हमारा बेयरिंग लगा रहता है उसके अंदर क्या होता है? गोली होती है, यानी कि वो बॉल टाइप की होती है। लेकिन कई सारा हमारा जो हमारे पास जो बेयरिंग होते हैं उसके अंदर रोलर बेयरिंग भी होती है। तो हमारे पास 2 टाइप के बेयरिंग हो गए, 2 टाइप के एलिमेंट बेयरिंग हो गए। पहले है बॉल बेयरिंग्स और दूसरा है रोलर बेयरिंग्स। अब कुछ हम लोग फॉलोइंग सम कॉमन बेयरिंग मटेरियल्स एंड अलॉयज, तो हम लोग कुछ सम हम लोग मटेरियल्स देखेंगे जो कि यूज़ होते हैं हमारे बेयरिंग्स में। सब मटेरियल्स एंड एलॉयज। तो जैसे पहला हमारे पास वाइट मेटल्स, जिसको हम लोग बेबिट मेटल्स भी कहते हैं। तो इट इज़ अ कॉपर टीन एंड एंटीमनी अलॉय, यानी इसके अंदर कॉपर टीन एंड एंटीमनी का अलॉय होता है, जिसको हम लोग वाइट मेटल्स या बेबिट मेटल्स कहते हैं। एंटीमनी इसमें 8% होता है, 4% कॉपर होता है एंड रिमेनिंग जितना होता है वो होता है टीन। और ये जो हमारा इस चीज़ों को जो मिक्स करके जो हमारे पास जो अलॉय बनता है उसे हम लोग वाइट मेटल्स कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ पीबी, पीबी का मतलब क्या? लेड, एसबी यानी कि एंटीमनी, एसएन। तो गाइस यहाँ पर जो पीबी, एसबी और एसएन है वो काफ़ी गुड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज में होती है, यानी कि जल्दी मतलब ये फ्रिक्शन को, यानी इसके अंदर काफ़ी कम फ्रिक्शन होती है पीबी में, यानी कि लेड में, एसबी में यानी कि एंटीमनी में, और एसएन में यानी कि टीन में। तो इनमें काफ़ी कम फ्रिक्शन होती है, ये एंटी फ्रिक्शन वाली प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। यहाँ वाइट मेटल्स में कुछ यहाँ पर हमारा लिखा गया है, जैसे कि पहला है फॉर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ टफनेस एंड स्ट्रेंथ 93% टीन, 3.5% एसबी, 3.5% कॉपर इज यूज। तो अगर हम लोगों को टफनेस ज़्यादा चाहिए उस बेयरिंग में, तो हम लोग उसके अंदर और टफनेस और स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो उसमें हम लोग 93% टीन का यूज़ करेंगे, 3.5% का एंटीमनी यूज़ करेंगे, 3.5% कॉपर यूज़ करेंगे। फॉर एक्सलेंट शॉक रेजिस्टेंस, यानी हम लोगों को अगर उस बेयरिंग में शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, एक्सलेंट चाहिए, तो हम लोग उसमें 83% टीन, 10.5% एंटीमनी एंड 2.5% कॉपर यूज़ करेंगे। तीसरा हमारे पास एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर हम लोगों को उस बेयरिंग को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रखना है, तो उसमें हम लोग 5% हमारा टीन होगा, 15% हमारा एंटीमनी होगा एंड 80% हमारा लेड होगा। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को मिक्स करके जो एलॉय बनेगा उसको यूज़ करेंगे हम लोग बेयरिंग में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर बेस्ड बेयरिंग अलॉय, यानी जो ऐसे अलॉय, ऐसे बेयरिंग अलॉय जिसमें कॉपर मिक्स होंगे। तो पहला है हमारे पास हार्ड बेयरिंग ब्रॉन्ज। इट इज़ यूज्ड फॉर हैवी कॉम्प्रेसिव बेयरिंग मेंबर्स एज लोड लोकोमोटिव स्लाइड वाल्व्स etc। इट कंटेन्स 85% कॉपर, 15% हमारा टीन एंड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 to 700 न्यूटन पर mm²। तो हार्ड बेयरिंग ब्रॉन्ज का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर कॉम्प्रेसिव, जो उसका कॉम्प्रेसिव, जहाँ पर कॉम्प्रेसिव लोड ज़्यादा सहना होता है जिसमें बेयरिंग को, जैसे कि लोड लोकोमोटिव हमारा स्लाइड वाल्व्स होता है उसमें कॉम्प्रेसिव लोड ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हम लोग इसका हार्ड बेयरिंग ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 85% का कॉपर होता है, 15% हमारा टीन होता है, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होता है? 200 to 700 न्यूटन पर mm² होता है। दूसरा है हमारे पास टिन ब्रॉन्ज। टिन ब्रॉन्ज में इट कंटेन्स 5 to 20% टीन एंड 1% फॉस्फोरस। इसके अंदर 5 to 20% तक हमारा टीन होता है और 1% फॉस्फोरस होता है। दिस मेटल इज यूज्ड इन सच बेयरिंग विच हैव टू अंडरगो हाई लोड एंड लो स्पीड। तो ऐसे ऐसे हमारा बेयरिंग जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है और कम स्पीड पे पड़ता है, यानी लो स्पीड पे पड़ता है लोड, तो उसमें हम लोग इस हमारे बेयरिंग अलॉय का यूज़ करते हैं टीन ब्रॉन्ज का, जिसके अंदर 5 to 20% हमारा टीन होता है और 1% फॉस्फोरस होता है। अब देखते हैं हम लोग सी, जो कि है लेड ब्रॉन्ज। इट कंटेन्स 80% का कॉपर, 10% टीन एंड 10% लेड, यानी कि 80% हमारा इसके अंदर कॉपर होगा, 10% और 10%
टीन और हमारा लेड होगा। इट हैज़ वेरी गुड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी बहुत अच्छी एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज होती है, यानी जल्दी ये क्या करते हैं, मतलब ये इसके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होती है। एंड इज यूज्ड वेयर लिब्रिकेशन इज डॉटफुल, और वहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पर लिब्रिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर, जो कि हमारे पास एल्यूमिनियम बेस्ड बेयरिंग्स। अब ये हमारा डी भी रही है यहाँ पर, जैसे कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इट कंटेन्स 8 to 11% एल्यूमिनियम एंड 3 to 7.1% Fe यानी कि फेरस आयरन। दिस इज यूज फॉर हैवी ड्यूटिंग बेयरिंग सर्फेसेज। तो हैवी ड्यूटिंग बेयरिंग जहाँ पे होते हैं सर्फेसेज, वहाँ पे हम लोग इस बेयरिंग अलॉय का यूज़ करते हैं, जो कि है हमारे पास एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, और इसके अंदर 8 to 11% एल्यूमिनियम होता है और 3 to 7% फेरस यानी अलॉय हमारा आयरन होता है। अब हमारे पास तीसरा जो है वो है एल्यूमिनियम बेस्ड बेयरिंग एलॉय। ऐसे बेयरिंग एलॉय जिसके अंदर एल्यूमिनियम मिक्स होते हैं, जैसे पहला है हमारे पास 1 grade ऑफ दिस अलॉय कंटेन 7% टीन, 2.5% सिलिकॉन एंड रिमेनिंग एल्यूमिनियम। तो 1 grade ऑफ जिसका एल्यूमिनियम बेस्ड बेयरिंग एलॉय का 1 grade जो है वो है जिसके अंदर 7.1% टीन होगा, 2.5% सिलिकॉन होगा, और रिमेनिंग जो पूरी होगी वो होगी एल्यूमिनियम। बी है हमारे पास अनदर ग्रेड, यानी कि पहला ग्रेड हुआ, दूसरा ग्रेड हमारे पास क्या है, इसके अंदर 4% कैडमियम, 4% सिलिकॉन एंड रिमेनिंग एल्यूमिनियम रहेगा। तीसरा है हमारे पास दिस एलॉयज आर बेटर देन बेबिट मेटल, ये जो व्हाइट मेटल्स हम लोग पढ़े थे उससे ज़्यादा ये बेटर होते हैं। एंड अदर कॉपर पासेड बेयरिंग एलॉयज, एंड अदर कॉपर पासेड बेयरिंग एलॉयज। ओके, तो हम लोग देखते हैं चौथा इसका। चौथा हमारे पास है नॉन मेटेलिक बेयरिंग मटेरियल्स, यानी अधातु, मतलब एक तरह से कहते हैं कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं वैसे बेयरिंग मटेरियल्स। तो जो हमारे पास है पॉलीटेट्रा फ्लोरोथिलीन, जो कि है PTFE, इसका शॉर्ट नेम पॉलीटेट्रा फ्लोरोथिलीन का, इज यूज ड्यू टू वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पे बहुत ही कम फ्रिक्शन की जरूरत होती है, कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ केमिकली इनर्ट, और ये केमिकली इनर्ट होता है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये शो नहीं करता है, यानी कि किसी भी मटेरियल के साथ ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। एंड हैव गुड स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, और इसका जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबिलिटी होता है वो भी अच्छा होता है। नाइलॉन बेयरिंग्स हैव मोर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन PTFE। तो जो नाइलॉन होते हैं हमारे पास, नाइलॉन बेयरिंग, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है PTFE के मुकाबले। इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू क्रोजन, और एक क्रोजन को भी ज़्यादा रजिस्ट करता है। बट इट इज़ यूज ओनली फॉर लो लोड एंड मॉड्यूलेट और लो स्पीड। तो इसका ज़्यादातर यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर कम लोड हो, क्योंकि जो हमारे नॉन मेटेलिक जो हमारे बेयरिंग मटेरियल्स हैं उनमें ज़्यादा लोड सहने की ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसलिए इसको लो लोड वाले जगहों पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लो लोड इस पर पड़ता है ऐसे बेयरिंग मटेरियल्स पर, और जहाँ पर उसका जो स्पीड होता है वो भी लो होता है या तो मॉड्यूलेट होता है। तो ये हमारा बेयरिंग मटेरियल्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं बेयरिंग मटेरियल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो मैं आप लोगों को जो सामने वीडियो लगा रहा हूँ उसमें आप लोग देख सकते हैं, ये एक बेयरिंग मटेरियल्स का स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने उसका जो क्रेडिट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा से इसके बारे में बताया गया बेयरिंग मटेरियल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा बेयरिंग जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। Let's take a closer look at a classic ball bearing. By decomposing and sectioning it, its components can be analyzed. The first elements that immediately get our attention are the steel balls. They represent the rolling elements, and they are held together by a cage, which can come in different shapes, and it's made of low friction materials. Then we have the inner ring, usually the one that moves, and the outer ring, both with a groove, which can be more or less deep in order to make the rotary elements glide. It is very common for the bearing to also be shielded. The shield can be made of metal for dust protection, or it can be made of plastic, preventing liquid infiltrations. They are placed in specific locations between the two rings so that they can protect the balls and the cage from external agents. At the same time, they can retain oil or grease inside the bearing, keeping it lubricated for its entire life cycle. In order to work correctly, bearings need a certain radial and axial clearance, so that when they reach the working temperature, their thermal expansion won't lead to over-tightening, which would cause the bearings to wear, or in worst case, even a seizure.
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।